हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC and magnetic moment spin only of an octahedral aqua complex of a metal ion Mz plus are 0.8 delta naught and 3.87 Bohr magneton respectively. Identify Mz plus. Option A Cr3 plus, option B Mn plus 4, ऑप्शन सी V3 प्लस, ऑप्शन डी CO2 प्लस. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको देखना पड़ेगा इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, crystal field stabilization energy and magnetic moment. अब क्वेश्चन को देख के आपको मालूम पड़ रहा होगा कि हमको यहाँ पर CFSC की वैल्यू गिवन है और हमको म्यू की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू गिवन है. और हमको बताना है कि ये दोनों इन चारों में से किससे मैच करेंगे, राइट. तो इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को अपन सॉल्व करेंगे. लेकिन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन डेटा. तो अगर हम बात करें गिवन डेटा की कि कौन कौन सा डेटा हमको गिवन है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमको गिवन डेटा क्या दे रखा है. तो पहले अपन यहाँ पे लिस्ट करते हैं गिवन डेटा की. तो देखिए हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमको दे रखी है म्यू की वैल्यू. म्यू होता है, आप जानते ही हो सब लोग, मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज 3.87 बोर मैग्नेटॉन. और साथ ही साथ हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है CFSC की वैल्यू. CFSC का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. तो बार बार मैं जो है पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप सबको मालूम पड़ गया होगा ये CFSC होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. तो CFSC की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो कितना दे रखा है आपको, माइनस में 0.8 डेल्टा नॉट. ठीक है. और यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है कि डेल्टा नॉट क्या होता है, डेल्टा नॉट होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. अब यहाँ पे देखिए हमको दो चीजें दी हुई है और हमको कुछ आयंस दिए हुए हैं. तो हमारे पास जो ये चारों आयंस दिए हुए हैं, क्रोमियम का, मैग्नीज का, वेनेडियम का और कोबाल्ट का, इनके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं. तो जिससे हमारा जो काम है ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास दे रखा है क्या, Cr आपका +3, Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ar3D3. आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा. Cr+3 का आ गया. Mn+4 की बात करें, Mn+4 का कितना होता है, दैट इज Ar3D3. इसका भी 3D3 होता है. अगर हम बात करें वेनेडियम+3 की, V+3 कितना होगा, दैट विल बी Ar3D2. और अगर हम बात करें कोबाल्ट की, CO+2 की, तो CO+2 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज Ar आपका 3D7. तो सबके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं सारे एलिमेंट्स के विद देयर आयनिक चार्ज. अब हम इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं. और प्रोसीड पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, म्यू की वैल्यू से. अब देखिए म्यू की वैल्यू जो होती है वो क्या बताती है हमको कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ आपका नंबर ऑफ अवेलेबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूँ, तो चूंकि हमारे पास में म्यू कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है अपने को 3.87 बोर मैग्नेटॉन. और हमें पता है म्यू की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, दैट इज n+2 बोर मैग्नेटॉन और n+2 का होल रूट. ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास किसी भी तरह से n की वैल्यू आ जाए, तो n की वैल्यू वैसे क्या बताती है यहाँ पे, अगर आपको मालूम हो तो n की वैल्यू आपको बताती है टोटल नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी ताकि हमें मालूम पड़े कि जो म्यू की वैल्यू है इन चारों आयंस में से किससे मैच करेगा। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है ये। तो म्यू आपका ये होता है, तो देखिए 3.87 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका n+2 का होल रूट। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या लीजिए, अब स्क्वायर ले लीजिए। स्क्वायर आप लेंगे तो 3.87 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर और रूट कट जाते हैं तो क्या बचेगा आपके पास में, दैट इज n² + 2n। या फिर एक काम करते हैं, आपको ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो तो उसको अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n+2। तो 3.87 का रूट कितना होता है, सॉरी स्क्वायर कितना होता है, 14.97 अप्रॉक्सीमेटली। आप खुद से भी कर सकते हो। 14.97 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका n² + 2n। और जब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने पे मुझे इक्वेशन मिलेगी, दैट इज n² + 2n माइनस के 14.97 का 97 इज इक्वल्स टू 0। अब जितने भी लोग रेगुलर सब्जेक्ट के टच में है, टेक्निकल सब्जेक्ट के टच में, उनको मालूम पड़ गया होगा कि ये एक हमारी क्या बन गई है, ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखिए इधर कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ax² + bx + c = 0, ऐसे करते हैं। और यहाँ से जब हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम जो फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं, दैट इज -b ± b² - 4ac का होल रूट अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है, ऑब्वियस सी बात है, आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका जो a होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे n² के आगे कुछ भी नहीं है, और जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। a आपका 1 के बराबर है, b किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। ठीक है, और अगर हम c की बात करें तो c किसके बराबर होगा, -14.97 के। और x किसके बराबर हो जाएगा, n के, क्योंकि हमको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस चीज़ का। सबसे पहली बात तो हमारे पास हमको निकालना है n की वैल्यू। तो n विल बी इक्वल टू -b, तो b क्या यहाँ पे 2, तो -2 प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग अभी प्लस माइनस लिख रहे हैं लेकिन वैल्यू जो है अपन प्लस में ही लेंगे। ठीक है, तभी अपन लिख देते हैं फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका 1 है तो इंटू 1, और c क्या है आपका -14.97, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, होल रूट ले लो, होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू a क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ गया, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस 4 इंटू 14.97 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका माइनस का अप्रॉक्सीमेटली 59.88 अपॉन 2 इंटू 1 2, तो -2 प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 59.8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 4 + 59.88 कितना आएगा, 63.88, तो 63.88 का होल रूट अपॉन 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 63.88 का जो रूट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 7.99। ये हो जाएगा आपका -2 प्लस में 7.99, हमको प्लस की वैल्यू लेनी है, अपॉन 2। तो बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हो जाएगी 7.99 में से 2 के कितने बचे आपके, 5.99, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6, तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 3। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 3 आ गई। इसका मतलब क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए।
एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि इन चारों जो हमारे पास में आयंस हैं, इनमें से किसके पास एन की वैल्यू 3 है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देखेंगे D3, D3 का मतलब हो गया कि इसके पास एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता ही है, और उसमें से 3 ही भरे हुए हैं, 3 ही हाफ फिल्ड है, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी बात करें Cr+3 की, तो Mn+4 के पास भी क्या है, n की वैल्यू 3 है। V+3 की बात करो तो n की वैल्यू केवल 2 आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। और CO2+ की बात करो D7 है, तो ये हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो D7 का मतलब हो गया कि हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, 1 2 3 4 5 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे को कितने इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं अनपेयर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब CO2+ के अंदर भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 3। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी n की वैल्यू 3 होगी उनमें से कोई आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वेनेडियम को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वेनेडियम के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो मतलब आंसर होने से रहा, तो आंसर हमारा 1 2 या 4 में से कोई एक होगा। अब क्या करना है, अपन पहला काम हमने कर लिया, अपन ने म्यू कंफर्म कर लिया कि n की वैल्यू कितनी आएगी। अब हम दूसरा काम करेंगे, CFS की वैल्यू निकालेंगे, मतलब मैच करेंगे इन तीनों को, किसको, फर्स्ट को, सेकेंड को और फोर्थ को, कि किसके CFS की वैल्यू -0.8 नॉट डेल्टा नॉट से मैच करती है। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप करते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको पता है कि जब डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपकी, डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसको मैं ले लेता हूं कितना, डेल्टा नॉट। तो एनर्जी आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा नॉट होती है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाता है डी ऑर्बिटल तो क्या होती है, स्प्लिटिंग। और जब स्प्लिटिंग होगी तो किसमें टूटता है ये, ईजी ऑर्बिटल के अंदर, और नीचे T2G ऑर्बिटल के अंदर। और आपको पता है ये बात कि जब ये टूट रहा है, मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा अपन एक्सटेंड करते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें इस तरह से, तो डेल्टा नॉट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब ईजी में ब्रेक होता है तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका अप्रोक्सीमेटली प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट। और नीचे जो है T2G के साथ में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, ये डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर कभी भी अगर हम CFSC की बात करते हैं तो उस केस के लिए। अब अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, तीनों आयंस के लिए, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ के लिए ये चीज अप्लाई करेंगे। देखिए तो फर्स्ट केस हमारे पास में है, फर्स्ट जो हमारे पास में आयन है दैट इज फॉर Cr+3। देखिए Cr+3 के लिए कॉन्फ़िगरेशन कितना है, D3 है ना, 3D3, 3 लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। तो D3 है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएंगे, लोएस्ट एनर्जी के अंदर, मतलब 1 2 3। तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी में चले गए T2G के अंदर, तो बताइए फॉर्मूला क्या बना आपका, आपका जो फॉर्मूला बना दैट इज T2G की पावर 3, और Eg के पास कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो 0। और T2G की एनर्जी कितनी है, -0.4। तो बताइए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कर लीजिए कैलकुलेट, इट शुड बी -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0, कुछ है ही नहीं, तो ये तो पूरा 0 हो गया 0.6 वाला। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का 1.2 डेल्टा नॉट। क्या ये मैच कर रहा है गिवन डेटा से, मैच नहीं कर रहा है। देखिए नहीं कर रहा ना मैच, यहाँ पर तो 0.8 है माइनस के, इधर मेरा 0. कितना आ रहा है 1. सॉरी माइनस के 1.2। तो मतलब जो ए वाला है ना, फर्स्ट वाला जो आया ना, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आप सेकंड की बात करते हैं, अब सेकंड को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है सॉल्व करने की जरूरत, देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपके पास जो Mn+4 है इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है,
इसका भी D3 है और इसका भी अगर D3 है तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, वही सेम T2G की पावर 3 और EG की पावर 0। और अगर फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन भी सेम ही आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.2 डेल्टा नॉट। ये भी मैच नहीं कर रहा तो उसको भी काट दो। तो साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि सही आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4th आएगा। लेकिन हम प्रूफ करेंगे इसको, उसके बाद ही अपन कॉन्क्रीट तौर पे बोलेंगे CO2+ आंसर है कि नहीं। तो चलिए CO2+ की बात कर लेते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास में है CO+2। देखिए CO+2 का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, D7, आपको पता ही है। तो D7 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, उसके बाद में 4, 5, फिर 6 पेयरिंग, फिर 7। तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, देखिए दैट इज T2G की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और EG की पावर कितनी हो गई, 2। बस अब सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस के 0.4 इंटू 5 प्लस के 0.6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2.0 और प्लस का 1.2। तो आंसर कितना आ रहा है, देखिए आंसर आपका आ रहा है माइनस का 0.8 डेल्टा नॉट। मैच कर गया कि नहीं कर गया, तो इसका म्यू भी मैच कर रहा है, एन की वैल्यू 3 आ रही है। एन की वैल्यू 3 का मतलब है कि म्यू कितना आ जाएगा आपका 3.87, और CFS भी मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। फाइनल आंसर आ गया हमारा, यस फाइनल आंसर हमारा आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।